नमस्कार, पहाड़ समाचार लेकर हूं मैं आपके साथ आशीष पांडे। आज दिल्ली आएंगे सीएम धामी। शाम 5:30 बजे उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे सीएम धामी। जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। मदन कौशिक इस मीटिंग में साथ रहेंगे। तो बड़ी खबर, आज सीएम धामी दिल्ली पहुंचेंगे और सबसे पहले मुख्यमंत्री शाम 5:30 बजे उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ चुनावी रणनीति को लेकर बैठक करेंगे। बैठक में उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, संगठन मंत्री और प्रदेश प्रभारी, इसके अलावा चुनाव प्रभारी भी शामिल होंगे। तो दिल्ली में आज 5:30 बजे बैठक, सीएम धामी जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, बैठक होगी और मदन कौशिक प्रदेश प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान दिल्ली में सीएम धामी आज पहुंचेंगे और बड़ी बैठक होने वाली है। शाम 5:30 बजे उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे और जेपी नड्डा के साथ बैठक करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति होगी, क्या कुछ तैयारी होगी, इसको लेकर बातचीत भी होगी और मंथन किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी और चुनाव प्रभारी भी हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड चुनाव पर चर्चा होगी। तो पहाड़ में चुनाव और दिल्ली में मंथन। दिल्ली में बड़ी बैठक होगी। पुष्कर सिंह धामी जेपी नड्डा के साथ बैठक होगी और पहुंचेंगे। और बड़ी खबर आपको बताएं कि पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। आज कपकोट पहुंचेंगे सीएम धामी। बहुउद्देश्य शिविर का शुभारंभ करेंगे सीएम धामी। जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे सीएम धामी। शाम 4 बजे उधम सिंह नगर के लिए रवाना होंगे। तो बड़ी खबर, बागेश्वर आज कपकोट पहुंचेंगे सीएम धामी, जहां बहुउद्देश्य शिविर का शुभारंभ करेंगे और इसके अलावा जनसभा को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे मुख्यमंत्री धामी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि पीएम मोदी 4 दिसंबर को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे और देहरादून में भव्य रैली को संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे। कार्यकर्ताओं का उत्साह इतना जबरदस्त है कि लाखों से ज्यादा लोग इस रैली में जुटने वाले हैं। लाखों की भीड़ इस रैली में रहने वाली है। बड़ी भीड़ रहेगी और कार्यकर्ताओं में और जनता में जो उत्साह है, तो मुझे उम्मीद है कि ये रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी, महारैली होगी। तो कार्यकर्ताओं के उत्साह और जनता का जिस प्रकार से मोदी जी के प्रति एक आदर का भाव है, खासतौर पर उत्तराखंड को लेकर जिस प्रकार उन्होंने 5 साल में उत्तराखंड को बहुत बड़े बड़े कार्य दिए हैं, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनाव का जो आगाज होगा, बहुत बड़ी रैली के रूप में हम शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड की 4थी विधानसभा का अंतिम सत्र अब गैरसैंण के बजाय देहरादून में हो सकता है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि आगामी 9 और 10 दिसंबर को देहरादून में सत्र आयोजित किया जा सकता है। बता दें कि शीतकालीन सत्र को गैरसैंण के बजाय देहरादून में करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने प्रेमचंद अग्रवाल से मुलाकात की थी। मेरी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से भी और माननीय संसदीय कार्यमंत्री से भी चर्चा हुई है और उनका मंतव्य जो मुझे मेरे बैठक में उन्होंने बताया, क्यों कि यहाँ देहरादून में ही सत्र को करा लिया जाए, तो हम उस बारे में विचार कर रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को गैरसैंण के बजाय देहरादून आयोजित कराने को लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार और विपक्ष पर हमला बोला है। आप प्रवक्ता नवीन पिरसाले ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष और संसदीय कार्य मंत्री अपनी सुविधा के अनुसार सत्र कराना चाहते हैं। ये राज्य के लोगों के साथ धोखा है।
अपनी सुविधा के लिए नेता प्रतिपक्ष और संसदीय कार्य मंत्री की ये मांग कि सत्र गैरसैंण की बजाय देहरादून में चलाया जाए दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे राज्य आंदोलनकारियों और शहीदों का अपमान है, उस समस्त मातृशक्ति का अपमान है जिन्होंने लड़कर भिड़कर ये राज्य बनाया था। उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर तेज हो गया। उत्तराखंड कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। उत्तराखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें प्रत्याशियों को लेकर चर्चा हुई थी। खबर टिहरी जिले से है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुखेम नागराजा मेले का शुभारंभ करने पहुंचे। साथ ही कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। मेला समिति ने सीएम को चांदी का मुकुट पहनाकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर सीएम ने सेम नागराजा के त्रिवार्षिक मेले को राज्य स्तरीय मेला घोषित भी किया। सीएम धामी ने सेम नागराजा को नमन करते हुए कहा कि जब से श्री नरेंद्र मोदी पीएम बने तब से चाहे धार्मिक मेले हो, धार्मिक स्थल हो या धार्मिक क्रियाकलाप हो, इनको लेकर भारत का पूरे विश्व में वर्चस्व बढ़ा है। बता दें कि सेम मुखेम नागराजा भगवान कृष्ण की तपस्थली है। मुखेम के जो ये त्रिवार्षिक 3 साल में होने वाला मेला है, इसको मैं आज राज्य स्तरीय मेला घोषित करने की घोषणा करता हूँ। हमारे भागी छोड़ से सेम नागरा मंदिर तक रास्ते रास्ते में रेन शेल्टर 3 सेट का निर्माण किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। राजकीय इंटर कॉलेज गरवाड़ गांव के अधूरे भवन निर्माण हेतु जो अवशेष धनराशि है वो अवमुक्त की जाएगी। ग्राम सभा पटिया में मिनी स्टेडियम का जो अवशेष कार्य है उसको कराया जाएगा। उधर दूसरी तरफ सियासी दल शिल्पकारों को साधने में लगे हैं। शुक्रवार को अल्मोड़ा के जागेश्वर विधानसभा में शिल्पकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में कांग्रेस नेता हरीश रावत, यशपाल आर, गोविंद सिंह कुंजवाल ने शिरकत की। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार पर तीखे हमले किए। इस मौके पर कांग्रेस ने 2022 में पार्टी की जीत का दम भरा कि हम इस पूरे प्रकरण को लेकर हाई कोर्ट जाने वाले हैं। हम बिल्कुल किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं। जिस प्रकार से बाहर के लोगों ने आकर वहां रवासन नदी में लूट। कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद की विधानसभा हरिद्वार ग्रामीण में अवैध खनन का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता और हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के प्रभारी नरेश शर्मा ने अवैध खनन का मुद्दा उठाते हुए स्वामी यतीश्वरानंद पर निशाना साधा कि हम इस पूरे प्रकरण को लेकर हाई कोर्ट जाने वाले हैं। हम बिल्कुल किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं। जिस प्रकार से बाहर के लोगों ने आकर वहां रवासन नदी में लूट खसोट मचाई है, उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले। जी की संपत्ति की मांग होनी चाहिए। आप देखिए वहाँ गाजी वाले में कितना बड़ा आलीशान इन्होंने वो बना रखा है, और दुनिया भर की तमाम संपत्ति पता नहीं कहाँ है, जिनका हमें नाम भी नहीं पता, लोग ही बताते हैं। तो बेइंतहा संपत्ति इनके पास है। अल्मोड़ा में सैनिक सम्मान कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हरीश रावत पर जमकर निशाना साधा और डबल इंजन की सरकार में प्रदेश में विकास की तेजी से काम हो रहे हैं, लेकिन हरीश रावत का चश्मा पुराना हो गया, इसलिए उन्हें विकास दिख नहीं रहा। उन्हें अपना चश्मा बदलने की जरूरत है। बुढ़ापा है, आंखें कमजोर हो गई हैं, चश्मा पुराने नंबर का है, उनको बोलो अपना चश्मा बदली करें और उस नजरिए से देखें। आज डबल इंजन की सरकार ने जितना काम किया है, हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ की सरकार की मदद की है, और लगातार जो भी मदद केंद्र से मांगी जाती है हमारी सरकार को मिल रही है। इससे हरीश रावत जी को अपना जरा चश्मे का नंबर बदली करना चाहिए। हरिद्वार के बहादुराबाद में संविधान दिवस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने भी शिरकत की। दुष्यंत कुमार गौतम ने आम आदमी पार्टी की मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना की घोषणा को झूठ का पुलिंदा बताया। दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा, आपके नेताओं ने हरिद्वार को बदनाम किया था और अब उसी पार्टी के लोग हरिद्वार से अपनी योजना गारंटी के कार्ड बांट रहे हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना की घोषणा की है।
आम आदमी का हरिद्वार से कोई मतलब नहीं है। ये वही आम पार्टी है जो कि कोरोना के पीरियड के अंदर इसी हरिद्वार को बदनाम कर रही थी कि कोरोना यहाँ से फैला, हम कहते हैं चाइना से फैला है, ये कहती है हरिद्वार से कुंभ से फैला हुआ है। फ्री की बात करी, पानी किसी को फ्री नहीं मिल रहा। और बम्बे, अभी मैं पंजाब से आ रहा हूँ, पंजाब में बोल के है महिलाओं को 1000 रुपये में नहीं देंगे। दिल्ली की महिला तड़पती घूम रही है, 1000 रुपये हमें तो दिए नहीं, और वहाँ पे 1000 रुपये देने के लिए जा रहा है। और यहाँ पर बुजुर्गों को पेंशन 5-5, 6-6 महीने की पेंशन रुकी हुई है बुजुर्गों की, वहाँ पे झूठ बोलने का काम कर रहा है। जो भी आप इसके स्टेटमेंट देखेंगे सारी झूठ का ही पुलिंदा है, बाकी कुछ भी नहीं है। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी ने अपना स्थापना दिवस मनाया। आम आदमी पार्टी को 9 साल पूरे होने पर आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। इस दौरान देहरादून में आप कार्यालय में कर्नल कोठियाल ने कार्यकर्ताओं के साथ केक काटकर स्थापना दिवस मनाया। स्थापना दिवस के मौके पर आप कार्यकर्ताओं ने मिठाई भी बांटी। वहीं कर्नल कोठियाल ने कहा कि आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी दिल्ली में बेहतर कर रही है, उत्तराखंड में भी बेहतर करेगी। 9 साल पूरे होने पर आम आदमी पार्टी ने ये साबित करके दिखाया है पूरे देश में कि दिल्ली से शुरुआत करी है और पूरे इंडिया में जहाँ पे कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का कैंपेन चला था, वहाँ पे कैसे हम बदलाव लेकर के आएंगे, लोगों की, जनता की जो इच्छाएं उनको पूरा करेंगे। पार्टी जो उत्तराखंड में एंट्री कर रही है बड़े डायनामिक तरीके से, आज हम सब वो दिन मना रहे हैं कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी ऐसे छोटी लड़कियाँ जो 10 साल के बाद में बड़ी होंगी उनका भविष्य बनाएगी। अल्मोड़ा में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी ने जिला अस्पताल में धरना प्रदर्शन किया और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल उठाए। प्रदर्शन का नेतृत्व आप प्रदेश उपाध्यक्ष अमित जोशी कर रहे थे। इस दौरान अमित जोशी ने कहा कि अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है, मामूली इलाज के लिए मरीजों को अस्पताल से बाहर रेफर कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी सरकार का रेफरल सेंटर कह देना चाहिए। आज अल्मोड़ा का आम जनमानस इतना परेशान है, सारे व्यक्ति यहाँ पर इलाज के नाम पे कोई सुविधा नहीं है। अल्ट्रासाउंड तक जो गर्भवती महिलाओं के होते हैं वो 3 दिन में एक बार होते हैं। बड़े ऑपरेशन की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर अगर शाम के टाइम में कोई मरीज आ जाता है तो उसको सीधे रेफर कर दिया जाता है। आज कानपुर में नारी शक्ति गर्जना रैली का आयोजन किया गया। रैली की मुख्य अतिथि लोकसभा सांसद रेखा वर्मा रही। यह आयोजन कानपुर के मौजूदा विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की पत्नी रानी देवयानी सिंह की ओर से किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों की तादाद में महिलाएं पहुंची। वहीं कार्यक्रम में रेखा वर्मा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस आज महिलाओं को सम्मान देने का वादा कर रही है, पर जब 70 साल तक वो लगातार सत्ता में रहे तब उन्हें इसकी याद नहीं आई। जो भी सरकारें 60 साल से राज्य करने के बाद में उन्होंने देश से छलावा ही करने का कार्य किया है। उन्होंने हर समय वोट लेके हमारी जनता को बहलाने की कोशिश की कि हम महिलाओं को सशक्त करेंगे, हम महिलाओं को सशक्त करेंगे, लेकिन उन्होंने केवल किताबों में ये कहा और उसको नीचे धरातल पर उतारने का प्रयास नहीं किया। बागेश्वर में उत्तरायणी मेला इस बार धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। मेले के दौरान नगर समेत बागनाथ मंदिर में भव्य सजावट की जाएगी। मेले को लेकर विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में चर्चा की गई। बता दें कि पिछले साल कोरोना के चलते मेला मात्र धार्मिक रूप में मनाया गया, लेकिन इस बार मेला अपने ऐतिहासिक स्वरूप में मनाया जाएगा। यातायात व्यवस्था हमने करी थी या फिर लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था हमने करी थी, दुकानों का जो आवंटन किया था, उसके लिए मैंने यही निर्देश दिए कि जो हमारी उक्त समितियां हैं उसकी बैठकें हमारी जल्दी हो जाए, उसमें इसकी माइक्रो प्लानिंग हो जाए कि हमें किस तरीके से इसकी सबकी व्यवस्था करवानी है। स्वर्ग का वृक्ष कहे जाने वाला पद्म वृक्ष कभी विलुप्त होने की कगार पर था, लेकिन अब फिर से इसके खिलने से हिमालय और वन्य जीव जंतुओं के लिए भी शुभ संकेत माना जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। देवभूमि के पहाड़ों पर स्वर्ग का वृक्ष पद्म फिर से खिलने लगा है। पहाड़ों पर पद्म ही एक ऐसा वृक्ष है जिस पर पतझड़ के मौसम में भी फूल खिलते हैं। समुद्र तल से 4000 फीट की ऊंचाई पर जो भी गांव है, वहां पद्म के वृक्ष पर गुलाबी और सफेद रंग के फूल खिले हैं।
और मधुमक्खियों के झुंड इन वृक्षों पर मंडरा रहे हैं। वहीं पद्म फूल खिलने पर पर्यावरणविदों ने भी खुशी जताई है। पपैया हमारे उत्तराखंड संस्कृति का बहुत अहम हिस्सा रहा है पहले से ही। इसके औषधीय गुणों के कारण, पारिस्थितिकीय गुणों के कारण इसको दैवी वृक्ष माना गया और बहुत ही उच्च कोटि में इसको रखा गया है। धार्मिक महत्व वाले इस पेड़ को लोग बहुत ही पवित्र मानते हैं। मान्यता है कि ये नागराज का वृक्ष है। रोजेसी वंश के इस पेड़ का वैज्ञानिक नाम प्रोन्नस सिदाइसोइडिस है। इस पेड़ को बर्ड चेरी के नाम से भी जाना जाता है। लंबी आयु वाला ये पेड़ अपनी हरी भरी जटाओं के लिए विख्यात है। इस पेड़ के फूल, पत्ते ही नहीं बल्कि छाल भी लाभकारी है, जिसका प्रयोग दवा और रंग बनाने में किया जाता है। प्रसिद्ध पांडव लीला में प्रयोग होने वाले पांडवों के जो अस्त्र होते हैं वो पद्म के लकड़ी से निर्मित किए जाते हैं। बता दें कि पद्म का खिलना पर्यावरण के लिए एक शुभ संकेत है। टीम न्यूज स्टेट। रुद्रप्रयाग के गुलाब राय मैदान में 2 दिवसीय सेना भर्ती प्रशिक्षण लक्ष्य रक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। डीएम मनोज गोयल ने प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया और युवाओं का हौसला बढ़ाया। डीएम ने युवाओं को भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। साथ ही अनुशासन में रहते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति का भी परिचय देना होगा। यह आयोजन वीर शक्ति ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के निर्देशन में किया जा रहा है। डीएम ने फाउंडेशन के प्रयास की सराहना की, साथ ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए जरूरी निर्देश भी दिए। काफ़ी संख्या में लोग जो हैं एकत्र हुए हैं, हमारे युवा एकत्र हुए हैं, तो एक प्रयास है वीर नारी शक्ति फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेट करते हुए कि युवाओं को जो है आर्मी भर्ती का प्रशिक्षण दिया जाए, उनको बताया जाए किस प्रकार से जो है वो इसमें बेहतर कर सकते हैं और उनकी तैयारी हो जाए, उनको पता लग जाए कि बाकी लोगों के मुकाबले उनकी क्या स्टैंडिंग है, और जिससे कि जब वो अपना आर्मी भर्ती के कैंप में जाएं तो वहाँ पे वो सफलता को जो है प्राप्त कर सकें। पार समाचार में अभी के लिए बस इतना ही।